हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव। इसकी सब्जेक्टिव की बात करें तो पिछले सारे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, और 5 क्लास में मैंने सब्जेक्टिव को खत्म किया है और लास्टली मैं लेके आया हूं उसके ऑब्जेक्टिव को। और आज बिल्कुल प्यार से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को आपको बताने वाला हूं बच्चों, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव VVI होने वाले हैं। इसलिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे मैंने लिखा है VVI ऑब्जेक्टिव, और यह जो है ना अम्ल, क्षारक एवं लवण का ऑब्जेक्टिव होने वाला है बच्चों। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हुए हैं। कुछ दिन से क्लास बंद था, इसके लिए आई एम सॉरी सभी बच्चों से, क्योंकि हमारे ही बगल में कोई व्यक्ति डेथ किया था। इसलिए कल से जो है ना हमें आप टकला देखेंगे, ठीक है। और टकला रूप में हो ना हो कहीं एक हैट जरूर लगा के पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं बच्चे। यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। सबसे बेस्ट सवाल है और VVI सवाल है बच्चों। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। सवाल क्या है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। प्यारे बच्चे, अम्ल का स्वाद जो है मीठा नहीं होता है, कड़वा नहीं होता है, नमकीन नहीं होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यहां पर क्लियर हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। क्लियर है बच्चों। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू, अगला सवाल कह रहा है कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। क्या कर रहा है, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है बच्चों, ठीक है। तो क्षार जो है, यहाँ पे देखिएगा कि लाल लिटमस पत्र को कह रहा है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। किस में बदल देता है जी, नीला में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। सवाल देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है। कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पे समझिए ये क्या है बाबू, तो पीएच स्केल है, ठीक है। और बीचों बीच में क्या होता है इसका मान, पीएच पीएच स्केल पर बीचों बीच वाला मान 7 होता है, और जैसे ज्यादा होगा तो ये क्षार बनते जाता है विलयन, और यहाँ पे जैसे कम होगा यह विलयन अम्ल बनाते जाता है, ठीक है। यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से ज्यादा होता है, और उदासीन का 7 होता है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो ये जो है 7 होता है। 3 का कितना हो जाएगा बच्चों, 7। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे सवाल की तरफ। कह रहा है कि लिटमस किससे किससे प्राप्त होता है बच्चे, तो लाइकेन का एक पौधा होता है। क्या होता है, लाइकेन का एक पौधा होता है। इसी पौधे से जो है हम लोग लिटमस बनाते हैं, लिटमस प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़े। अगला सवाल कर रहा है 5वां नंबर में कि नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अंग पाया जाता है। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि नींबू में हाँ मुख्यतः कौन सा अम्ल, साइट्रिक, ठीक है। नींबू में साइट्रिक, 5 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों अगला सवाल देखे जरा 6ठा नंबर में। कह रहा है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। सिरका एक प्रकार का रस होता है, यह एक विलयन होता है, और कहा जा रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये समझिएगा, जब हम सिरका का रस पीते हैं, सिरका पीते हैं, तो हमें लगता है कि एसी में है। ट्रिक से याद रखिएगा, इसलिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है बच्चे, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। तो चींटी के डंक में मेरे बच्चे हर हाल में जो है चींटी फार्मूला बहुत याद करती है, मैथ बनाती है, और मैथ का फार्मूला याद रखती है, इसलिए फॉर्मिक अम्ल मैथ जो बनाती है फार्मूला लगा के, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, या फिर कौन सा गैस बनाते हैं अम्ल धातु से। अम्ल प्लस धातु,
अम्ल प्लस धातु। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो उसमें गैस कौन सा उत्पन्न होता है बच्चों? यहाँ पे गैस के लिए ध्यान रखिएगा, कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं बताओ? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है ना गैस के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलो, ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगा दीजिएगा। आगे बढ़े। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे 9 नंबर में कि अम्ल और कार्बोनेट की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? अम्ल प्लस कार्बोनेट, कौन सी गैस निकलती है? तो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। जिसको जो है संकेत के द्वारा आप CO2 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए जरा, कट रहा है क्या ऊपर से? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान किससे की जाती है? ठीक है ना, किससे की जाती है बच्चों? ध्यान देना यहाँ पे। कह रहा है चूने के पानी से, लाल लिटमस से, फिनोफ्थिलीन से या फिर नीला लिटमस से इसकी पहचान की जाती है। तो प्यारे बच्चे, इसकी पहचान जो है चूने के पानी से की जा सकती है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान चूने के पानी से की जा सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है 11 नंबर में, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि जब अम्ल अम्ल प्लस क्षार, अगर अम्ल में हम लोग क्षार मिला देते हैं तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन हो जाता है। वह विलयन कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए जरा। अगला सवाल कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है बताओ? उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता क्या है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में केवल जल बनता है क्या? केवल लवण बनता है? लवण और जल दोनों बनता है या फिर गैस बनता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, लवण और जल दोनों बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण एवं जल दोनों बनाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे 13 में कह रहा है कि NaOH का सामान्य नाम क्या है बताओ? NaOH का सामान्य नाम क्या है? कह रहे कॉस्टिक सोडा, बेकिंग, वॉशिंग या फिर ब्लीचिंग पाउडर। बताओ क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो है ना, कॉस्टिक सोडा। NaOH का सामान्य नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा नाम है इसका। कॉस्टिक सोडा का यह क्या है बच्चों? तो NaOH जो है यह कॉस्टिक सोडा का क्या है बच्चों? सूत्र है। किसका? कॉस्टिक सोडा का सूत्र है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है NaOH किस प्रकार का पदार्थ है? ठीक है, NaOH किस प्रकार का पदार्थ है? तो प्यारे बच्चे, कॉस्टिक यहाँ पे सोडा रखा गया था ना, और सोडा जो होता है क्षारीय होता है। जो सोडा या फिर सरफ जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सरफ, जिसको जो है ना धुलाई में भी यूज करते हैं। किसमें? धुलाई में। जिसको जो है हम लोग धुलाई में भी यूज करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। और वो होता कैसा है? तो क्षारीय होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल है, कह रहा है यहाँ पर कि H2SO4 का नाम क्या है? H2SO4 का नाम क्या है बच्चों? इसको नाइट्रिक अम्ल नहीं कहते हैं, एसिटिक नहीं, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्योंकि H2SO4 क्या है? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों। क्या होता है? यह सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, इसलिए हम लोग इसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि HNO3 की बात की जा रही है और कह रहा है का नाम क्या है? सूत्र से बच्चे ध्यान रखिएगा आप लोग। इससे हमेशा आपको जो है ना, बोर्ड एग्जाम में पेपर में सवाल पूछे जाते हैं और सूत्र दे करके उसका नाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 16 में इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ये जो है नाइट्रिक अम्ल का है।
NaHNO3 ये जो है नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है, इसलिए इसका नाम कहें तो नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका, है ना। आइए बाबू अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। 17 में कर है NaCl का सामान्य नाम क्या है? NaCl क्या है बताओ, बताओ बताओ क्या है? यह खाने के नमक, खाने का नमक, इसको जो है ना सब्जी में हम लोग यूज करते हैं, सब्जी में यूज करते हैं, और ये खाने का नमक का सूत्र है बच्चों NaCl। खाने वाला नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर में, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बताओ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का बेकिंग बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, NaHCO3। ओके, चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखे जरा। चलो अगला सवाल कर रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बताओ। उसी को देखिए पलट दिया है क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को जैसे पलटेगा इसको हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे थे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, और ये जो है बेकिंग सोडा का ये रासायनिक सूत्र हो गया, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या होता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट। देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, इसका ये हो गया सामान्य नाम बेकिंग सोडा, लेकिन ये रासायनिक नाम हो गया क्या? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3। इसी को जो है ना अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र क्या है? सॉरी, रासायनिक सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना आपको हो जाएगा, ये रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। वेरी गुड, चलो ये हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें जरा, कह रहा है कि 21 नंबर में ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? तो ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का हम लोग अपने बॉडी में यूज करते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें CaOCl2, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड इसको कहते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखें जरा, कह रहा है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? कह रहा है कि जल को कीटाणु रहित करने में, पेट्रोल बनाने में, मिठाई बनाने में, या फिर कांच बनाने में। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसका जो हम लोग यूज करते हैं जल को कीटाणु रहित बनाने में, जल को कीटाणु रहित बनाने में ब्लीचिंग पाउडर किसी जल में डाल देते हैं, उसका शुद्धिकरण हो जाता है, ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखे जरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हाथ पैर टूटने पर जो है हमारे काम आता है, उससे प्लास्टर किया जाता है, उसका सूत्र यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उसका सूत्र मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, CaSO4 इंटू 1/2H2O। CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, जिसे बनाया जाता है किसको गर्म करके, किसको गर्म करके बनाया जाता है जी? तो इसको जो है थोड़ा सा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किसको गर्म करके और बनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 24 नंबर में जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हो जाएगा क्या? CaSO4 इंटू 2H2O। 10H2O यहाँ पे नहीं होगा, 2H2O हो जाएगा, जो कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं, 25 नंबर में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर क्या बनाता है बताओ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम लोग जल मिला देते हैं, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बताओ क्या बना देता है बच्चों? तो जो नहीं काटा आप कहेंगे सर वही हो जाएगा, बिल्कुल 25 का आपका जो है ना ऑप्शन नंबर सी, वह फिर से जिप्सम बना देता है, ठीक है। फिर से उसको गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जैसे फिर से उसको हम लोग पानी मिला देंगे, फिर से जिप्सम का रूप ले लेता है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अम्ल की शक्ति किस आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल की शक्ति, अम्ल जो कि खट्टा होता है, जो कि क्या होता है बाबू, खट्टा होता है, और इसकी कह रहा है कि शक्ति किस आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो 26 का आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H प्लस, हाइड्रोजन प्लस पर निर्भर करती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए क्षार का तो OH माइनस पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें जरा, क्षार की शक्ति किस आयन की सांद्रता से संबंधित है। प्यारे बच्चे अभी अभी ये सवाल मैंने बताया था कि OH माइनस, ध्यान रखिएगा चीजों का, क्लियर है। चलो आगे देखें, अगला सवाल कह रहा है क्या कि जल में अम्ल घुलने पर कौन सा आयन बनाता है। जल में जब अम्ल घुलता है कौन सा आयन बनाता है। प्यारे बच्चे यहाँ पे जल में आयन, सॉरी, जल में अम्ल घुलने पर कौन सा आयन बनाता है। यहाँ पे 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, H3O प्लस, H3O प्लस बनाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, H3O प्लस बनाता है। 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर में, जल में क्षार घुलने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है। तो बच्चे यहाँ पे ये उत्पन्न करता है आपको OH माइनस, क्या, OH माइनस उत्पन्न करता है। अगला सवाल देखे जरा, कह रहा है 30 नंबर में, फिनोफ्थलीन क्षारीय विलयन में किस रंग की होती है। फिनोफ्थलीन जो होती है वह क्षारीय विलयन में, यानी कि जिसका जिसका स्वाद जो है खट्टा नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि क्षारीय होता है, कड़वा होता है, उसमें कह रहा है ना कि यह फिनोफ्थलीन किस रंग की होती है। तो प्यारे बच्चे इसका जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह गुलाबी होती है। फिनोफ्थलीन कैसी होती है, गुलाबी, वो भी कैसे विलयन में, तो क्षारीय विलयन में, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चे, सवाल पे देखिएगा, ध्यान देते हैं हम लोग। कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में किस रंग का होता है, ठीक है ना। मिथाइल ऑरेंज यह एक प्रकार का सूचक है, क्या है, तो यह भी एक प्रकार का सूचक है। और मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में कह रहा है कि किस रंग का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह लाल होता है। ज्यादातर अम्लीय अम्ल करता है, क्या करता है, विलयन को लाल करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, लाल हो जाएगा। फिर क्या, फिनोफ्थलीन नहीं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है यहाँ पर, मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन में किस रंग का होता है। तो अम्लीय में तो लाल होता है, और क्षारीय में कैसा होता है, नीला हो सकता है क्या बच्चे बताओ, नीला हो सकता है क्या। चलो 32 का यहाँ पे हम लगा देते हैं, पीला हो जाता है। यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज का बात है, ठीक है ना, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, लिटमस का बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखे जरा, कह रहा है 33 में कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे अम्ल तो दिया नहीं है, यहाँ पे दिया है उसका सूत्र, तो सूत्र इसका यहाँ पे हो जाएगा कौन, तो यहाँ पे आपको 33 का डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, HCl पाया जाता है हमारे आमाशय में, HCl। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि पेट में अधिक अम्ल बनने पर किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है जी, पेट में जब अधिक अम्ल बन जाता है तो हमारा पेट अचानक गुड़ गुड़ फुसफुस और दर्द करना शुरू कर देता है। उस स्थिति में उसको जो है हम आराम करने के लिए किसका यूज करते हैं जी, तो हम लोग यूज करते हैं एंटासिड का। किसका, एंटासिड का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। और तब उससे क्या होता है कि हमारा पेट दर्द सही हो जाता है। 34 का ए हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कह रहा है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यह होता है MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस होता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल है 36 नंबर में कि दांतों का क्षय किस पीएच से नीचे शुरू हो जाता है। मतलब हमारे हमारे दांत में, दांत का पीएच मान कितना से कम हो जाता है, यानी नीचे हो जाता है तो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5.5 से अगर नीचे, यानी 5.5 अगर पीएच मान हमारे दांत का है तब तक ठीक है, लेकिन उससे जब नीचे होता है ना तो होता है ये कि बिल्कुल भी उसका क्षय शुरू हो जाता है।
ठीक है, हमारा दांत गिरना शुरू हो जाता है, हमारा दांत खराब होना शुरू हो जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो 5.5 यानी कि 5 यहाँ पर 7 है और 5.5 से नीचे गया तो हमारा ये जो भी दांत होता है ये दांत टूटना शुरू हो जाता है, दंत क्षय शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर में कह रहे हैं दांतों के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट सामान्यतः कैसा होता है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट सामान्यतः कैसा होता है, तो यह जो है उदासीन बोल दे या फिर क्षारीय बोल दे, बताओ। उदासीन बोल दें या फिर क्षारीय बोल दे बच्चों, तो हम बोलेंगे क्षारीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षारीय। उदासीन का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अम्लीय तो होना ही नहीं चाहिए, नमकीन केवल होना नहीं चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। 37 का डी हो जाएगा जी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चे। 38 नंबर सवाल में कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच सामान्यतः कितना होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच सामान्यतः कितना होता है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो है ना देखिएगा 5.6 से कम होता है, जिससे क्या होता है कि चर्म रोग होता है। क्या होता है बच्चे? चर्म रोग होता है। इसलिए पहले पहले जब वर्षा होती है तो उस वर्षा में हमें नहाना नहीं चाहिए बाबू, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें जरा। 39 में कह रहा है क्या कि अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं, है ना। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 39 का आपको हो जाएगा SO2 और NO2, ये दोनों गैसें जिम्मेदार है। SO2 यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों के दोनों जिम्मेदार है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए जरा। यहाँ पे कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, यानी गैस वगैरह कुछ पर जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है, तो बाबू यहाँ पे जो है ना CO2 गैस, ज्यादा चीज को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड ना निकल सकता है, तो कार्बन डाई ऑक्साइड ऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना। कार्बन डाई ऑक्साइड निकलती है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, चलो अगला सवाल देखें जरा। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है, बताओ। बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है। यार से बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र मैंने पहले बता दिया है, अब यहाँ पे उपयोग कर रहा है तो केक और ब्रेड बनाने में, केक और ब्रेड बनाने में हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें जरा। अगला सवाल कह रहा है कि बेकिंग पाउडर में मुख्यतः क्या होता है। बेकिंग पाउडर में मुख्यतः क्या होता है, तो इसमें जो है बेकिंग सोडा और एक हल्का खाद्य अम्ल होता है, एक हल्का खाद्य अम्ल होता है बच्चों, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए जरा। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार क्यों नहीं दिखाई देता। जहां जल नहीं है वहां पर अम्ल का कोई इफेक्ट क्यों नहीं दिखाई देता, सवाल ये है बच्चों। तो सवाल कह रहा है कि क्यों नहीं दिखाई देता, तो H+ आयन उत्पन्न नहीं होते और इसलिए उसका कोई प्रभाव ही उत्पन्न नहीं होता। और जैसे उसमें हम लोग जल मिलाते हैं, इसमें H2O मिलाते हैं, उसमें H का प्रभाव शुरू हो जाता है, इसलिए तब जाकर के जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार दिखने लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है 44 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा लवण, निम्नलिखित में कौन सा लवण है। प्यारे बच्चे ये तो केवल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक ये तो अम्ल है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है NaOH, ये भी नहीं होगा। H2SO4 ये भी नहीं होगा। NaCl यह जो है क्या है बच्चों, तो लवण है। क्या है? लवण है, लवण है, ठीक है ना। ये हो गया आपको सोडियम क्लोराइड, यह एक लवण है, ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड लवण है। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे 45 नंबर में अम्ल, अम्ल प्लस क्षार क्या, अम्ल प्लस क्षार क्या बनाएगा, तो लवण और जल बनाएगा। लवण और जल बनाता है, अम्ल क्षार को मिलाइएगा तो लवण और जल बनाता है, और यह क्या कहलाता है, तो यह उदासीनीकरण कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है 46 नंबर में, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल का मतलब क्या होता है बताओ बच्चे? ताकतवर। ताकतवर अम्ल कौन है बताओ? तो इसमें जो है बच्चे मेरे, ताकतवर अम्ल की बात करें तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यह हमारे अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाबू? अमाशय में। और यह हमारे अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, HCl बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 47 में कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? अब दुर्बल यानी कि कमजोर अम्ल की बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कमजोर अम्ल की बात करें तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH। CH3COOH ये जो है एक अम्ल है, और यह दुर्बल अम्ल कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? लाल में बदल देता है। ये बिल्कुल हल्का है। अम्ल क्या करता है? अम्ल क्या होता है? खतरनाक होता है, और खतरे का रंग लाल होता है। अम्ल खतरनाक और खतरे का रंग लाल होता है, इसलिए अम्ल लाल में बदल देता है लिटमस को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। सवाल कर रहे हैं यहाँ पर कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। ठीक है, और 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय विलयन हो जाएगा। अगर 7 हो जाएगा तो विलयन कैसा होगा? उदासीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो क्षारीय का 7 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना? चलो आगे बढ़े। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर कि पीएच पैमाने का मान सामान्यतः कितना होता है? पीएच पैमाने का कितना होता है? 0 से 14 होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 0 से 14 तक, जिसमें पीएच का जो है ये मानक हो गया, ये स्केल हो गया, और ये बीच में 7 होता है, और ऊपर 14 तक होता है, नीचे 0 से लेके 14 तक। ठीक है, यहाँ से शुरू होके 14 तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 51 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ, दही में कौन सा अम्ल? दूध या दही की जब भी बात करता है लैक्टिक पे जाइएगा आप। किस पे जाइएगा? लैक्टिक पे जाइएगा। 52 का बी हो जाएगा। 52 का बी। जब भी दूध दही का बात करेगा ना, लैक्टिक अम्ल समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल 53 में कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि एक ये इमली का पेड़ है, और ये इमली के पेड़ पर क्या बैठा हुआ है? कौवा। और ये कौवा बैठ के इस पे क्या कर रहा है? तो टर टर कर रहा है। इसलिए ट्रिक से याद रखिएगा कि इमली के में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल 53 का ए सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए जरा, कह रहा है कि क्रिस्टलीकरण जल को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण जल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, इसको हम लोग जलयोजन का जल कहते हैं। क्रिस्टलीकरण जल को क्या कहते हैं? जलयोजन का जल कहते हैं। इसको हमने लेक्चर नंबर 5 में आपको पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। जाके क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि जलयोजन का जल क्या है, सबसे लास्ट वाले लेक्चर में हमने बताया है। आगे बढ़ते हैं बच्चे सवाल की तरफ। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? यानी कौन ऐसा सूचक है जिसको प्रकृति ने बनाया है, और हम उससे क्या करते हैं कि किसी भी अम्ल और क्षार के विलयन की पहचान कर सकते हैं, और वह प्रकृति ने बनाया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बच्चे देखे जरा, तो मिथाइल ऑरेंज हम बनाते हैं, फिनोक्सिलिन हम बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड हम बनाते हैं, लिटमस। लिटमस है जो लाइकेन के पौधे से हम लोग बनाते हैं, लाइकेन। और ये लाइकेन किस कौन बनाता है? तो प्रकृति बनाता है। इसको प्रकृति बनाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिटमस सही हो जाएगा। यह प्राकृतिक सूचक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में सामान्यतः क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में सामान्यतः क्या बनता है? तो हाइड्रोजन नहीं बनता है, केवल लवण, जल और लवण और अरे लवण और जल तो बनाता है बच्चे, लवण और जल तो बनाता है। क्या होना चाहिए? लवण और जल यहाँ पे होना चाहिए। लवण, अम्ल और धातु, सॉरी अम्ल और धातु है। सॉरी बच्चों, हम समझ रहे थे कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कह रहा है, नहीं, लवण और हाइड्रोजन बना देगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं।
सवाल 57 में कह रहा है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में जब हम लोग प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जब भी चूने के पानी में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं या फिर मुंह से फूंकते हैं ना, तो वह चूने का पानी दूधिया बन जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे करा 58 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ क्षारीय है, बताओ इसमें कौन सा पदार्थ क्षारीय है। ये तो अम्ल है, ये नहीं हो पाएगा। क्षारीय यहाँ पे पूछ रहा है तो NaOH। NaOH क्या है, तो यह एक प्रकार का क्षार है, सोडियम ऑक्साइड यह क्षार है। अगला सवाल यहाँ पे देखें 59 नंबर में कह रहा है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बच्चे। तो वॉशिंग सोडा का यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। बच्चे ध्यान रखिएगा, पूरा हम फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 60 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अम्ल है। अम्ल की बात कर रहा है तो HCl एक अम्ल है जो कि हमारे पेट में, चलो पेट में लिखता हूं, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस प्रकार से ये कतार चल रहा है लगातार पढ़ाते हुए। तो अभी फिजिक्स के बाद यहाँ पे केमिस्ट्री खत्म हुआ, अब इसके बाद बहुत ही सुंदर सा कोई बायोलॉजी का हम क्लास लेके आएंगे और सोच रहे हैं कि मैथ को लेके आने के लिए, इसके बाद मैथ का कोई चैप्टर सोच रहे हैं लेके आने के लिए। तो चलिए इसके बाद देखा जाए। इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि इसके बाद हम मैथ पढ़ा दें या फिर कोई केमिस्ट्री का सॉरी बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ा दें, ठीक है। तो चलो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। और कल के क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं किसी अन्य बेहतरीन क्लास के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमसे हमेशा के लिए जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।